मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्तसरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। 6 सितंबर पाको हिंद की 56 साला पुरानी तारीख का एक ऐसा मार्का है जिसे उम्मत मुस्लिमा की माएँ आज भी गोद में बच्चों को लोरी के तौर पर सुनाती हमें नजर आती हैं। जवान आज भी गुनगुनाते हैं। 6 सितंबर बर्रे सगीर की तारीख का वो मेला है जब हमने देखा कि दो कौमें आमने सामने थी, लेकिन शिकस्त उसे हुई जिसकी नीयत में खराबी थी। यानी हक व बातिल की एक ऐसी लड़ाई थी फैसल, जिसमें हमने देखा कि दुश्मन जो है बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसके बावजूद उसे वो नाश्ता नसीब नहीं हुआ जिस नाश्ते का वो ना जाने कब से ख्वाब देख रहा था। और उसके बाद आज तक जब भी वो नाश्ता करता ना तो उसे वो नाश्ता याद आता होगा जिसमें उसके दांत खट्टे हुए थे। अब तो नाश्ता भी याद आता होगा और वो चाय भी याद आती होगी। बिल्कुल 6 सितंबर वो दिन है कि जिस दिन आज हम उन लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। याद रखेगी मुस्लिम उम्मा इस 6 सितंबर को कि जब दिल्ली के दिल को बुरी तरह धड़का दिया था, भारत की चौखट पे ये पहला वार किया था। ये हिंदुस्तान के माथे पर वो पहली ज़र्ब है जिसके जख्म के रिश्ते हुए लहू से गंगा जमुना आज भी सुर्ख है। ये वो दर्द है जिसकी कर्राहें हफ्ते अकलीम तक को क्रॉस कर गई हैं। भारत की तारीख का वो दुखी तरीन दिन है कि जिसको हजार कोशिशों के बाद भी वो नहीं भुला सका, और भुलाए भी तो कैसे, जब इस वतन के आहन सिफत बेटे टैंकों की परवाह किए बगैर बम सीने पे बांध के उसके नीचे लेट जाएं। जब इस वतन के आहन सिफत बेटे अपनी जान की परवाह किए बगैर जहाज को भारत के बॉर्डर से पहले गिरा दें, लेकिन अपने जहाज अपनी इज्जत पर आंच ना आने दें। ऐसे वतन के बेटे इस वतन की इज्जत को आखिर कैसे नीचे होने दें? बिल्कुल 6 सितंबर मुस्लिम उम्मा की फतह का जन्म का दिन हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। तजदीद अहद वफा का दिन है। ये वो दिन है जब हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हैं। ये वो दिन है जब रात के घुप अंधेरे में ताकत के नशे में चूर टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दुश्मन नापाक अजाइम के साथ सरजमीन मुकद्दस पर मुस्लिम कौम के शेर दिल जवानों के साथ नबर्द आजमा हुआ। आज 6 सितंबर का दिन है जब भारत ने मुस्लिम फौज को ललकारा। कौन जानता था कि सुबह का सूरज इस मुल्क के लिए यानी भारत के लिए आजमाइश का सबब बनेगा। माओ के लाल इनसे जुदा हो जाएंगे, बच्चों के सरों से साइबान उठ जाएंगे, औरतों के सुहाग उजड़ जाएंगे। लेकिन जनाब मुस्लिम उम्मा ने यकजहती का मुजाहरा किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और आने वाली नस्लों के लिए यानी हमारे लिए और हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए मशले राह का सबब बने। पाकिस्तान पे खुदा की रहमत हमेशा इसी तरह से कायम व दायम रहे और हमेशा अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेशक जब ये वाक़या वक़्व पज़ीर हुआ, दुश्मन ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के दिल लाहौर से हमला किया, वाघा बॉर्डर से, और वक्त था रात के 3:45। लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज के दिफा पर फ़ख्र करता है और अपने अवाम पर पुख्ता यकीन रखता है। आज भी लोगों को वो मनाजिर याद होंगे कि जब एक जानिब सरहद पर हमारे बेटे सीना सिपर थे और दूसरी जानिब पूरा लाहौर निकल आया था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में भाला था, कोई निहत्ते आ गया था कि मैं अपने हाथों से दुश्मन को नीस्तो नाबूद करूंगा, और कोई अपने जवानों के लिए खाने भी लेकर आ गया था। ऐसे में इस तमाम तबका हाय फिक्र के लोग अपनी अपनी मेहनत और काविशों के साथ आगे आए। आज हम उन तमाम तर लोगों की कुर्बानियों को याद करेंगे। आज के इस खुसूसी शो में हम मिलवाएंगे ऐसे शोहदा के लवाहिकीन से कि जिनका बहुत बड़ा दिल है। और फैसल दिल, और हमेशा हम बात करते हैं ना कि ऐसे जवान जो हमें सरहदों पे नज़र आते हैं ये उन्हीं माओं के हौसले होते हैं जिनकी हस्तियां बड़ी आला होती हैं। माएँ सबकी सांझी होती है और माओं के दुख भी बड़े सांझी होते हैं। जब हम बात करते हैं ना किसी भी शहीद की फैमिली से तो यकीन करें हमारे अपने आंसू नहीं थमने का नाम लेते, क्योंकि वो एक ऐसा दुख है, वो एक ऐसा दर्द है कि हम उस शख्स की बात करें जिसके अंदर वो जज्बा था, जिसके अंदर वो हिम्मत थी, जिसने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुकून के लिए, ना जाने हम जैसी कितनी फैमिलीज़ के लिए कि हम रात को सुकून से सो पाएँ, हम महफूज रहें, अपनी जान कुर्बान कर दी। और ना जाने कितने हमारे ऐसे जवान भाई हैं जो कि सरहदों पे मौजूद हैं, जो कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं, फ़ज़ाओं में हैं,
पानी में हैं, सरहदों पर हैं। दुश्मन जब ललकारता है तो ललकार का जवाब वो ऐसे देते हैं कि दुश्मन कभी भी नहीं सोचता कि पाकिस्तान इस मुकद्दस सरजमीन को मैली आंख से देखने का सोचे भी। दुश्मन की ललकार का जवाब है ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह। दुश्मन की ललकार का जवाब है सहरास्त के दहरास्त, तहबालाओ परमास्त। दुश्मन की ललकार का जवाब है सहरास्त के दरियास्त, तहबालाओ परमास्त। दुश्मन की ललकार का नाम है हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम, अल्लाह का करम। क्योंकि आज हमारी बर्री अफवाज, हमारी फिजाइया और हमारी नेवी कौम के साथ डटकर एक बार फिर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। तो आज के दिन का हम आगाज करते हैं यौम दिफा, यौम शोहदा। आज शोहदा को याद करने का दिन है और उस नागुज़ीर आज़म को एक बार फिर दोहराने का दिन है कि जो हमने आज से 56 साल पहले दोहराया था। सबसे पहले आगाज में हम आप सबको माजी के उन दरीचों में लेकर जाएंगे और जब ये शुरू हुआ था तमाम तर मामला, तो किस तरीके से उस वक्त के सिपह सालार ने कौम को एक नया अज़्म और हिम्मत दी थी और रेडियो से खिताब करते हुए कहा था कि भारत को नहीं मालूम, हिंदुस्तान को नहीं मालूम कि उसने किस कौम को ललकारा है। एक बहुत अहम चीज़ और वो ये कि कौमों को अपनी कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए और इन अयाम पे ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको याद रखना चाहिए। एक ऐसा ही तरीक़ा थिएटर, ड्रामा और फिल्म्स के ज़रिए है ताकि आने वाले दिनों में लोग जान सकें कि किस तरीके से हमारे जवानों ने सरहदों पर हमारी रखवाली की है। और जब भी हमने तो अपने बचपन से देखा कुछ ऐसे यादगार मशहूर ड्रामे जिनका नक्श आज भी हमारे दिलों पे है, जिनकी छाप हमारे जहनों से मिटती नहीं है। एक तो वो ड्रामे थे जो 6 सितंबर को आया करते थे जिनमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, राशिद मिनाफ शहीद। इसके अलावा कुछ एपिसोड्स वाली सीरीज़ भी थी। अब जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो लोगों को बहुत सारी यादें आ रही होंगी, जिनमें से सुनहरे दिन एक बहुत यादगार ड्रामा था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से एक कैडेट जो है वो एक आम आदमी एक कैडेट बनता है और उसके बाद क्या फिर उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है। और उसके बाद एक ऐसा ड्रामा आया जिसकी जो वो इब्तदाइया मौसीकी थी ना, वो आज तक बहुत सारे लोगों के मोबाइल की रिंगटोन है। बात कर रहा हूँ अल्फा ब्रावो चार्ली की। ये ड्रामा देखकर बहुत से नौजवान मोटिवेट हुए और मोटिवेट होने के बाद उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की हैं। इस ड्रामे का एक एक किरदार बड़ा ही शाहकार था, तो हमने 2 शाहकारों को दावत दी है। आपको याद होगा कि एक तो उनमें से थे जी गुलशेर, कैप्टन गुलशेर तक, और उसके बाद दूसरे थे उनमें से फराज, तीसरे थे काशिफ। इन तीनों का ट्रायो बड़ा ज़बरदस्त था। तो आज इनमें से 2 हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड कासिम साहब और फराज इनाम साहब। सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, और इनवाइट करने का शुक्रिया। ज़बरदस्त, ठीक। कैप्टन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैप्टन गुलशेर और जनाब फराज, जिनको हमने ड्रामे में कैप्टन फराज के तौर पर देखा। अच्छा, बात का आगाज़ कैप्टन गुलशेर, मैं तो आपको गुलशेर ही कहूँगी क्योंकि मेरा फेवरेट करेक्टर, या मैं ये कहूँ कि वो करेक्टर जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिलों पे नक्श कर गया। और आज भी जब आपको देखा जाता है ना, कहीं पर भी आपकी कोई पिक्चर देखी जाती है तो हमें कहते हैं कि कैप्टन गुलशेर हमें नज़र आ रहे हैं। तो सर, बात का आगाज़ आपसे करती हूँ। ये जो यादें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है इन पर बात करना, अपने शहदा की कुर्बानियों को याद करना। और फिर हमने अपनी नौजवान नस्ल को जिस तरह से भी मोटिवेट किया है, वो मिली नगमे हो जाएँ, वो ड्रामे हो जाएँ, वो कुछ और चीज़ें हो जाएँ। हमारा हमेशा से एक ही अज़्म रहा है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को बताना है कि हमारे जवान कुर्बानियां देकर कैसे हमें महफूज बना के गए और किस तरह से उन्होंने इसी ट्रैक को चूज़ करना है। तो ज़रा जिस ड्रामे की हम बात करें, ABC अल्फा ब्रावो चार्ली, ये जो शूटिंग थी, ये जो किरदार आप लोगों ने निभाए, कोई अदाकारी का पहले काम कर चुके थे आप लोग, या फिर ऐसा था कि ये पहली ही चीज़ थी? ये कभी कभी ऐसा ना फैसल, शीशे के आगे खड़ी होकर अदाकारी ख़वातीन कर रही होती है, मर्द हजरात कर रहे होते हैं जिन्हें शौक़ होता है अदाकारी का। तो गुलशेर साहब ज़रा बताएगा, ऐसा कभी आपने किया? अदाकारी करने की जब की कोशिश की, कभी क्लास टीचर के सामने, तो कभी स्कूल में, कभी घर में पकड़े जाते थे हमेशा। तो वो अदाकारी हमेशा फेल हुई थी। तो ये अदाकारी ऐसी थी कि शुएब साहब ने कहा कि मैं कराता हूँ आप लोगों से। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, जैसे कहते हैं कख नहीं पता था। मगर जब काम शुरू किया तो शुएब साहब को काम लेना आता था
मुझसे तो काम ले लिया उन्होंने, और शुक्र है इसी चक्कर में आपके सामने बैठे हुए हैं कि आपको पसंद आया काम। ये वैसे वो चक्कर है जिसने काफी लोगों को चकरा मुश्किल दिया। काम था और आज भी बहुत याद है हमें, मतलब मुझे सीन बाय सीन याद है। मैं वो एक एक करके सारी आपसे गुफ्तगू करूँगा। फराज भाई, आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि एक तो होता है कि जी टेलीविज़न पे एक्टिंग वो एक डिफरेंट ऑरा होता है, और बंदा ना उस वक्त आप लोग तो फिर जब, क्योंकि उस वक्त तो एक चैनल था, तो आप लोग जब सड़कों पे चला करते होंगे तो एक टोर ही अलग होती होगी, पहचान जाते होंगे। हाँ, लोग पहचान जाते होंगे, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती होंगी। क्या माहौल था उस वक्त, जरा बताएं। जब आप लोगों ने ड्रामा किया, सक्सेसफुल हो गया, क्या फीडबैक मिलता था आप लोगों को? जी पहले तो शुक्रिया मधु करने का। जिस तरह कासिम कह रहा है कि हमें एक्टिंग आती नहीं थी, हमें एक एनवायरनमेंट में डाल दिया था, एक रियल एनवायरनमेंट में, और उसमें हमें कहा गया था कि रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो हमें डायलॉग्स दे दिए जाते थे और एक सिचुएशन समझा दी जाती थी, और हमें कहा जाता था, शोएब मंसूर हमें कहते थे कि रिएक्ट टू द सिचुएशंस। जो हमने रिएक्शंस दिए हैं इन द वेरियस सिनेरियोज एंड सिचुएशंस, वो फिर उन्होंने एडिट करके ड्रामा बना के आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया। तो आई सपोज कि हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम रिएक्ट कर रहे थे इन अ रियल एनवायरनमेंट। यूनिफॉर्म पहन के हम सारे के सारे फौजी कैडेट्स बन गए थे और बाद में ऑफिसर्स बन गए थे। आपका जो सवाल है दूसरा कि बाहर, यही है कि लोगों ने ड्रामे को पसंद किया, सराहा, हम लोगों की काम को पसंद किया, और ये लोगों की बड़ाई है, उनकी अजमत है कि उन्होंने हमें वो मकाम दिया जिसके शायद हम डिजर्व नहीं करते थे। बट ये लोगों का प्यार है, ये उनकी प्यार है फौज के लिए और हमारे लिए, जिसने हमें अल्लाह का शुक्र है ये इज्जत दी हमारे मुल्क में, जिसका बहुत शुक्रिया लोगों का। और बहुत ज़्यादा क्रेडिट आप लोगों की मेहनत को भी जाता है ना, कि आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जिसके ज़रिए आवाम के अंदर पाक आर्मी की मोहब्बत का जज्बा जो है वो उभारा गया। हर एक शख्स पाक आर्मी की मोहब्बत से सरशार तो होता है और वतन पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन इस जज्बे को बार बार ना रीन्यू करने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो कैप्टन गुलशेर, आप मुझे ये बताएं कि जब अदाकारी या शूटिंग का वक्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में रह जाती है। माशाल्लाह इस ड्रामे को भी 22-23 साल हो चुके हैं, तो वो एक याद या वो एक चीज़, वो एक पहलू जो कि आप अभी भी याद करते हो और आप कहते हो कि अच्छा ये जो था ना ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, या ये वाला जो हिस्सा था ना ये तो बेहतरीन हो गया। ज़िंदगी में होता ना कि एक काम आप एक ही दफ़ा करते हैं और वो काम वो उसको आप दोबारा उस तरीके से निभा नहीं पाते, तो कोई भी एक याद आपकी? पहली बात यह ना कि जैसे जब शोएब मंसूर साहब सर पे खड़े हो ना, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बेहतर कोई और काम हो जाए, वो बेहतर ही होगा तभी वो एक्सेप्ट करते थे क्या हमसे। और दूसरी बात ये कि आप ये जो एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, हम समझते थे कि मैं तो फौजी था उस वक्त भी, और फराज भी एकेडमी का रिकॉर्ड लेके आए थे, तो उस पे इनका बैकग्राउंड भी वही था मिलिट्री का। बल्कि फराज की सारी फैमिली, मेरी फैमिली जो है ना वो सारी सिविलियन थी, फराज की सारी फैमिली वो एयरफोर्स और आर्मी की है। अच्छा। तो वो इसको मुझसे ज़्यादा फौज का पता था, तो लिहाजा जब हमें पता लगा, आपस में हम हमेशा बात करते थे कि यार लगता ये है कि असल फ्रंट यही है। तो एक तो वो बॉर्डर वाला फ्रंट नज़र आता रहा, एक मीडिया एक फ्रंट बन के सामने आ गया था। उस वक्त हमें ना समझ आनी शुरू हुई कि ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फ्रंट है, और इसके ऊपर भी आपको मुल्क व कौम के ऊपर जो है ना, हमने उस पर जो बात भी होती है, कुछ होता है, वी रिप्रेजेंट द ग्रीन फ्लैग। तो ये चीज़ वो स्पेशली जब फराज मुल्क से बाहर है, तो ये इसके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि इसने जहाँ जाना है पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान की फ्लैग को और उसको। तो ये इसको ज़्यादा मौका मिल रहा है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ जाते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी, अपराइट पाकिस्तानी, वंडरफुल पाकिस्तानी जहाँ है, जिधर है, इस कीपिंग द फ्लैग हाई। जब ये जुमला कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि जो है वो शहादत जो है वो मोमिन की मेराज है, तो ये कहना शायद बहुत आसान है। वो लोग जो तनकीद करते हैं, क्योंकि कासिम भाई आप भी जो है आजकल देखते हैं कि किस तरीके से 5th जनरेशन वॉर और ये सारी चीज़ें इट्स ऑन पीक, वो लोग जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, यकीनन जमहूरियत है और उसमें हर किसी को हक़ राय दही का इख्तियार है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि जी ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपने के कितना आसान होता होगा ये सारा काम करना, उनसे सिर्फ ये इल्तमास है कि एक दिन सिर्फ बलूचिस्तान के जो तपते
जो रेगिज़ार हैं, एक दिन सिर्फ वहाँ वो तमाम तर वर्दी, वो जूते और वो 16 kg हैवी LMG लेके खड़े हो जाएं। उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि वो सिरक्रीक जो दलदली एरिया है, एक दिन वहाँ पे वो ड्यूटी सरंजाम दे के देख लें। उनसे ये भी गुजारिश है कि एक दिन नहीं, 1 घंटा दुनिया के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन पे 1 घंटा गुजार के देख लें। वो गालिबन उनकी जो सारी तनकीद है ना, वो तनकीद एक तरफा बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो कासिम भाई, कितने हमारे मुश्किल फ्रंट्स हैं, डिफरेंट टेरेन्स हैं, उसमें हमारे जो शेर दिल सिपाही हैं, और अब तो हम कहेंगे कि हमारी जो शेरनियाँ भी हैं, वो भी वतन के दिफा के लिए आगे आगे हैं। ख़ास तौर पे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो आजकल 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, जिसमें उनको पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि गुमराह कर दिया जाए? क्या पैगाम देंगे आप उनको? मैं उन पे क्या ऑब्जेक्ट करूंगा जिनको अपना नहीं पता, जिनको अपने मुल्क का नहीं पता, अपनी कुर्बानियों का नहीं पता। हमारे अंकल फजल थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं जब अगस्त 47 जब कहते हैं मैं दरिया सतलज में हमने रात को छलांग मारी बलवाइयों से बचने के लिए, वी ट्राई टू स्विम अक्रॉस टू पाकिस्तान, बॉर्डर पे था, तो कहते हैं हम जब तैर के आ रहे थे तो उस वक्त दरिया पे तैरना मुश्किल था। ये 3 दिन हो चुके थे, 14 अगस्त के 17 या 18 की रात थी। तो कहते हैं मैं तैर के आ रहा था, दरिया में तैर नहीं सकते थे, इतनी लाशों से भरा हुआ आ रहा था कि हर दफ़ा हाथ मारते तो या पाँव लगाते तो लाश होती आगे। इस तरह करके कहते हैं दरिया सतलज हमने अबूर किया, वी कुड नॉट स्विम। हम लाशों के ऊपर से इस तरह आए रात के अंधेरे में, और लाशें दरिया भरा हुआ जा रहा था लाशों से। तो बात यह है कि कुछ लोगों ने तो अपने आप को लिखवाना है हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी नस्ल से, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली हैदर कर्रार, हज़रत जो हमारे असलाफ़ हैं जिनमें तब तारिक बिन ज़ियाद है, मूसा बिन नुसैर हैं, हमारे मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबा बिन मुस्लिम, कुछ लोगों ने तो इनके सफ़ में खड़े होने हैं, तो कुछ तो मीर जाफ़िर, मीर सादिक की सफ़ में भी जाएंगे ना। तो लिहाजा मगर ये तो बाद में वक्त साबित करेगा, और इनको खुद पता लग जाएगा जब वक्त आएगा कि अपनी नस्लों के लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं, शायद अपने थोड़े बहुत एडवांटेज के लिए, क्योंकि हम इतने आंखें बंद करके नहीं जी रहे, आंखें खोल के जी रहे हैं। सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो किसी को अपने फ़ायदे के लिए अगर आप दुश्मन का थोड़ा बहुत नैरेटिव लेके चलने की कोशिश कर रहा है और दूसरों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करे तो करने दें, मगर रियलिटी सबको पता है कि असल क्या है और असल क्या है, और सच क्या है और झूठ क्या है। कासिम भाई, आपसे हम शुरू करते हैं। एकेडमी की क्या वो यादें हैं जो आज भी आपके जहनों में तरोताज़ा? वैसे तो बड़ी सारी होंगी, ठीक है ना, वो पीटियाँ भी आपकी, इसके अलावा सर्दियों में मैं कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। तो क्या आपकी यादें हैं, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें कोई एक ऐसा वाक़या जिसको आपको लगा हो कि यार आ गया है काकुल मेरे जैसा, बड़ा मशहूर डायलॉग था वहाँ का, तो बताएं कासिम भाई। पता क्या है, मैं आज सुबह वैसे ही किसी से बात कर रहा था सुबह, तो मुझे एक चीज़ याद आई। हम सुनहरे दिन में फयाज याद है वो एक हम जब वो उस पे ठंडियानी की तरफ नीचे दरिया में से गुजर रहे थे, तो 2 बाबे बैठे हुए थे और उन बाबू ने हमें देख के कहा था कि है बेचारे जो पढ़ लिख जाते थे ये हाल तना ना होंदा। बिल्कुल। तो वो एक्चुअल डायलॉग था। एक्चुअल हमारे यरमुक 1 एक्सरसाइज थी फर्स्ट टर्म में हमारी। हम गए एकेडमी को 3 महीने हुए थे, ये पहली एक्सरसाइज 3 से 4 महीने का टाइम होता है, उसमें ये एक्सरसाइज आ रहती है। तो नए नए हम सिविल से गए हुए थे ना, हमारे जिस्मो जान में मतलब वो टफनेस आ चुकी थी, मगर चूँकि एक रट में लग चुके थे, उसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता मराइल से गुजरना था। तो ये एक्सरसाइज थी जो सुबह से शाम तक हमने कोई 60 पाउंड वोड, कोई तकरीबन 60 पाउंड के लगभग वेट होता है, हेलमेट वगैरह और बाकी वेपन सबको मिला के ये लेके अपने पूरा दिन चलना होता है, और रात देर तक हम पहाड़ों में उतर के वापस आते हैं। तो हशर नशर हुआ था, गर्मी का मौसम था, तो उसमें हम आते हुए तो किसी ने 2 बैठे के रहे बेचारे जो पढ़ लिख जाते थे ये हाल था ना बंदा। तो वो याद रहेगा, तो वो याद रहता है। तो उन्हें उसको प्ले में डाल दिया, तो उन्हें प्ले में उसको डाल दिया सुनहरे दिन में, आप देखे तो ये अजर था।
तो ऐसी वो तो हम अकेडमी की लाइफ तो मैं क्या बोलूँ, मुझे वो सुबह उठना याद है। सुबह अभी सूरज निकलने में 4 घंटे रहते और हम तैयार होके अपने फील्ड ग्राउंड की तरफ, अपने ड्रिल स्क्वायर्स के और अपने जो हमारा पीटी स्क्वायर था उसकी तरफ फिजिकल ट्रेनिंग स्क्वायर्स को जा रहे हैं, वेपन ट्रेनिंग हो रही है, दौड़ रहे हैं। और उस वक्त जब बाकी सारी दुनिया कहते हैं ना ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है, उस वक्त वो 7 माइल चल रही होती है, उठ के तो भाग के अपनी जगह पे जा रहे होते हैं, मुंह से वो बड़ा वो नहीं, वो जो सर्दी में धुआं निकल रहा होता है, वो धुआं सा नहीं निकल रहा होता, भाप से निकल रही होती है। उस पर हम भागते हुए जा रहे हैं, टेम्परेचर माइनस में है, एबटाबाद का टेम्परेचर, बर्फबारी हो चुकी थी और कहते हैं 13 साल बाद बर्फबारी हो। मैं कहा जी हम आ गए तभी इसको याद आया बर्फबारी। तो बर्फबारी भी होगी उसी मौसम में तो हम वहाँ पे थे। तो बर्फबारी के बाद उसी में आपको तमाम ट्रेनिंग हर चीज़, तो वो कहाँ भूलता है। फिर एक दिन हम मानसेरा गए थे और मानसेरा में वहाँ पे वापसी पे उनका प्रोग्राम बन जाए तो पैदल, अब वो बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फबारी ऐसी तेज़ बर्फबारी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और उसके ऊपर हम चलो जी पैदल वापस चलते हैं। और पैदल चला रात को वापस पहुँचे, बर्फ़ से जैसा माशा नशर, कोई तैयारी करके सुबह नहीं गए थे, आम सी डांगरी पहनी हुई थी, हम गए हुए थे, एक स्वेटर पहना हुआ था अंदर जो इनर था। तो बाल क्या भूलें, मगर अभी देखते हैं कि हाँ शुक्र है कि उनमें से गुजरे, हमें कुछ चीज़ याद है कि गुजरने के बावजूद भी ना कासिम भाई, ये जज्बा सलामत हो तो चीज़ नहीं भूलती। ये सवाल पूछने का मकसद ही यही था ताकि लोगों को ये पता चले कि जब हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे शुरू होती है तो ट्रेनिंग के बाद वो अफसर जो है फिर वो कैसा, जिसको कहते हैं ना कुंदन बनता है आग में तब के। आप दोनों का हम शुक्रिया ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग पे बात करते हैं ना, हम अक्सर औकात कहते हैं हमारे जो कैंपियन पेट्रोल होते हैं ये भी ना, ये जाते हैं, हम हमेशा हम लोग मेडल्स जीत के आते हैं, पाकिस्तान टॉप पे रहता है जितने मुल्कों के दरमियान जो होती है। अच्छा होता क्या, हमने अपना ट्रेनिंग पैटर्न जो है ना वो ब्रिटिश से ड्राइव किया हुआ है, ब्रिटिश आर्मी से। कोई कोरियन आर्मी को फॉलो कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन को, कोई इस तरह कुछ चाइनीज़ आर्मी को, दो मुख्तलिफ पैटर्न चल रहे हैं। हमने ट्रेनिंग पैटर्न तो वहाँ से लिया है। हाँ, हमारा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हमारी जो है ना वो हमारे असलाफ के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आप पीएम में जाएं अकेडमी में तो आपको क्या ब्लॉक नजर आएंगे, जो अकेडमी ब्लॉक्स हैं, जो आपकी पहचान होती है, आपका नारा होता है। एक है जो एक है खालिद ब्लॉक, वो अदर खालिद बिन वलीद पे है, एक है अपना औरंगजेब आलमगीर के नाम पे, एक है टीपू सुल्तान पे, हैदर हजरत अली के नाम पे, फिर हजरत हमजा कमनी, उबैदा अबू उबैदा बिन जर्राह उनके नाम पे है, साद बिन अबी वकास के नाम पे। तो ये इस तरह की कंपनियां, तमाम कंपनीज जो है ना वो हमारे असलाफ के नामों पे हैं। तो वही एनर्जी उससे डिराइव कर रहे हैं, वही जज्बा जगाने की कोशिश की। और बड़ा जरूरी है सर ये जज्बा जगाना, क्योंकि ये जज्बा जब तक हम नहीं जगाएंगे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जज्बा जब तक नहीं जागेगा तब तक आप यकीन करें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना उनको ये नहीं पता चलेगा कि इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने ऐसे लोग जो कि शहीद हुए बस इसलिए कि हम एक आज़ाद वतन में सांस ले सके, आज़ादी के साथ बात कर सके। बेहद शुक्रिया कासिम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल रिटायर, और उसके साथ साथ फराज इनाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। यौम दिफा 6 सितंबर का दिन, और इस दिन शहीदों को याद करते हैं। जब हम अपने शहीदों की बात करते हैं तो एक एक चीज़ हमें इसलिए हमारे जहनों में रहती है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हम और बहुत सारी फैमिली से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद तो हमारे साथ रहिएगा। 6 सितंबर का दिन जनाब, यौम दिफा, यौम शहदा, और आज के दिन हम अपने शहदा की कुर्बानियों को याद करें, उस अज़्म को, उस हिम्मत को, उस हौसले को याद करें जो हमने 1965 की जंग में देखी थी। और वतन की मट्टी इसीलिए अजीम है क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं वो भी बहुत अजीम है। ऐसे ही एक अफसर आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम ऐसे तो गुफ्तगू करते हैं कि महाज पे रह के क्या फ़ील होता होगा, लेकिन आज हमने ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जिन्होंने ना सिर्फ जंग में हिस्सा लिया बल्कि अपनी सिपाहियों को अपनी तमाम तर जो है काविशों के साथ लीड किया। वो ज़ख्मी भी हुए, जिसको कहते हैं ना गोली खा के, उसका अमली नमूना हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मकसूद अंजुम साहब, सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यौम दिफा व शहदा जो है आज है, तो इट्स आवर प्लेजर कि हम आपसे मिल रहे हैं। हमने आपको शो में मदऊ किया है। सर क्या
जज्बात होते हैं ऐसे दिन के मौके पे, जैसे 14 अगस्त आ गई, 6 सितंबर आ गया, 23 मार्च आ गया, हम तो घर में बैठ के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहते हैं, परेड देखते हैं, शाम में वागा पे हम देखते हैं सेरेमनी, तो हमारा तो जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। एक ऐसे शख्स के जिसने मुल्क को सर्व किया हो हकीकी मानों में और जिसने वतन की खातिर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया हो, आप लोगों की क्या फीलिंग होती है सर ऐसे दिनों में? थैंक यू भाई। बेसिकली हम सब एक कौम हैं और हम एक ऐसी कौम से हैं जिस कौम ने अपने मुल्क को कुर्बानियाँ दे के ही लिया था। मैं ये अगर कहूँ कि ये मुल्क शोहदा की कुर्बानियों से मिला था, अल्लाह की रहमत हमारे साथ हर हाल में मौजूद थी, तो मैं गलत नहीं हूँ कि ये शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हम फ़ौजियों को इस मुल्क का दिफा करने के काबिल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वी एज अ नेशन प्राउडली से कि हमने 1965 में आज के दिन अपने मुल्क का भरपूर दफा किया। और जब कौम पूरी फ़ख्र करती है तो हमें कौम से ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, बिकॉज वी एज अ नेशन डिड इट। हम फौजी जब भी किसी ऑपरेशन पर निकलते हैं तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के निकलते हैं। वो रियली गेट टुगेदर, रेज योर हैंड्स, प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह हमें इस अर्ज़ पाक के लिए कबूल कर ले। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं अपने घर में भी हर जुमरात को जब हम दुआ करते हैं तो आई प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह मेरे बच्चों को अपने मखलूक की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कबूल करना। बेसिकली वी पाकिस्तानीज़ आर बोर्न टू ले आवर लाइफ फॉर द मदरलैंड। हम में से कोई भी, मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो ये नहीं चाहेगा कि उसको सब झंडे में लपेट कर दफनाया जाए। बीइंग मुस्लिम हमारा फेथ है कि हमारा कफन सफ़ेद होना चाहिए, बट वी लव टू बी बरीड इन ग्रीन फ्लैग। ऐसा ही एक वाक़या मेरी लाइफ में भी हुआ और दिस वाज प्रोबेबली 16 रमज़ान। हम लोगों ने एक ऑपरेशन तरतीब दिया था कुछ मिसक्रिएंट्स को पकड़ने के लिए। वी वांटेड टू कैप्चर लाइफ। हम अपने मंजिल की तरफ चल पड़े। हम जब निकलते हैं तो हम दुआ करके निकलते हैं और अल्लाह की रहमतें मांग के निकलते हैं। वी डोंट इन्फॉर्म एनीबॉडी इन फैमिली और किसी भी अपने कोलीग्स को हम नहीं बताते। हम अपने ऑपरेशन की तकमील के लिए इकट्ठे होकर अपने यूनिट के साथ निकल पड़ते हैं। आई वाज लीडिंग माय मैन और रात थी, तारीकी थी। वी सिलेक्टेड द टाइम फॉर द ऑपरेशन, प्रोबेबली 2 o'clock वाज द टाइम कि हम करेंगे। 16 रमज़ान था तो वो चांदनी की पूरे रात का चांद भी था, तो हमें उसकी रोशनी का सहारा भी था। जब हम करीब पहुँचे, अपनी टारगेट के पास पहुँचे, तो हमने अपनी जिस तरह पार्टियाँ तरतीब दी होती हैं हमने उस तरह तरतीब ले ली एंड वी एंटर्ड इनटू द कंपाउंड और वी स्टार्टेड ऑफ कैप्चरिंग द रिक्वायर्ड मैन। देखें, जब आप कहीं लोगों को कैप्चर करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आगे से रिटेलिएशन किस तरह की होगी। हम मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार होकर जाते हैं। मैंने कहा ना कि हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के जाते हैं। बेसिकली हम जान देने के लिए जाते हैं। अल्लाह इज़ काइंड, अल्लाह हमें महफूज रखता है। तो उस इंसिडेंट में जब ऐसे हुआ कि सडनली जब किसी को आप घर में घुसेंगे तो वो आपके ऊपर रिएक्ट करेगा। दे ओपन अप विद द फायर एंड वी हैव टू रिटेलिएट। जब फायर होता है तो बहुत सारी फौज होती है, कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती, हर तरफ से फायर चल रहा होता है। उस वक्त जो हम ऑफिसर्स होते हैं हमें अपने हौसलों पे, अपने जज्बात पे, हर चीज़ पे काबू रखना होता है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इंसिडेंट। उसमें जब हम एंटर हुए, हमने कैप्चरिंग शुरू की, तो उस फायर में आई आल्सो गॉट अ बुलेट और जिसमें आई गॉट इंजर्ड। दैट वाज द मोमेंट जहाँ पर मैंने अपने जवानों के हौसलों को देखना था, अपने ऑपरेशन की कामयाबी को देखना था, अपनी जान को नहीं देखना था। तो दैट वाज द टाइम आई थिंक जब मैंने आई स्टूड फास्ट, आई स्टूड विद माई मैन and successfully we completed the operation. We killed 2 miscreants and we captured 2 alive. तो successfully we did that. आपने ये सब किया with a bullet in your body और सिर्फ जब छू के अगर किसी को गुजर जाए तो इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता वो। सर, जब बचपन की यादों की तरफ बात होती है ना तो मेरा दिल करता है मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूं कि जब भी जैसे 14 अगस्त का दिन आता, ये 6 सितंबर का दिन आता, तो उस दिन किस तरह से बचपन के लम्हात गुजरते थे? जज्बा था या बस टीवी देखते थे और कहते थे माशाल्लाह हमारे फ़ौजी जवान? तब था कि अच्छा मैंने भी फ़ौजी बनना है और मैंने भी इस फील्ड में जाना है। मुझे बचपन में घर से माहौल ही फ़ौज का मिला। आई एम सन ऑफ अ सोल्जर। तो
जब भी कभी इस तरह का कोई दिन आता था, स्पेशली 6 सितंबर की तरह का दिन, तो एक अर्ज पैदा होती थी, एक ख्वाहिश पैदा होती थी अपने माइंड में कि आई शुड हैव अ गन एंड आई शुड बी एट द बॉर्डर, और मैं भी अपने मुल्क का डिफेंस कर सकूं, मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकूं। तो ये बचपन से एक अर्ज थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। हर कोई बचपन में उसका। मैं फैसल से पूछने लगी थी कि फैसल आप भी कैसे ही करते थे? वो हमारा ये होता था कि जी, क्योंकि टेलीविजन पे ड्रामा आते थे, एक तो सुबह सुबह की परेड, ठीक है, 23 मार्च की, वो सबसे मजे की होती थी। उसके बाद जोश अलग गया, और उसमें ना एक तो हमारे वो एक मैसेज है, वो परेड नहीं, वो सिर्फ एक वो पूरा मैसेज, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं हमारे अक़ब में, अगर वो हम दिखाएं तो ये हमारी सारी बटालियन सारी होती थी, कंपनीज आ रही हैं जी, और उसके बाद हमारे तैयारे डिस्प्ले पे होते थे, मिसाइल डिस्प्ले पे होते थे, और जो लहू को गरमा देने वाली चीज़ होती थी वो अल्लाहू, SSG कमांडोज, मन जा बाज़म, और उसके बाद कितना ही वो मैसेज होता था आवाम के लिए कि पीछे हमारे चारों सूबों के फ्लोट्स जो थे ना वो आ रहे होते थे। तो हमारी तो ये याद है। फिर इसके साथ जब 6 सितंबर होता था तो ड्रामास, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, वो आज तक मतलब कि वो ऐसा है कि कोई जनरेशन उसको भूल नहीं सकती है। और प्लस हमारे मिल्ली नगमे वो बड़ा वो करते हैं। तो मिल्ली नगमों की जब हमने बात की, शोहदा का उसमें ज़रूर जिक्र होता है, और सबसे जिसको कहते हैं मैडम नूरजहाँ का वो मिल्ली नगमा, कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, जब भी वो कहीं प्ले आउट होता है तो आपकी आंखों में आंसू रवा हो जाता है। ए रायत के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की फ़िज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। तो सर आज का दिन है ना सिर्फ ये कि हम अपने नाकाबिल तस्खीर दिफा को सेलिब्रेट करें, बल्कि उन शहदा को भी याद करें कि जिन्होंने गोली नहीं देखी, जब हम मेजर अजीज़ भट्टी की बात करते हैं, जिन्होंने कोला नहीं देखा तोप का, सामने खड़े रहे और वतन पे आँच नहीं आने दी। शहदा के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अपनी पूरी कौम को एक शहदा के हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का दिन शहदा का और गाजियों का दिन है। मैं अपनी पूरी कौम से अर्ज़ करूँगा कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने हल्का अहबाब में आपके जितने भी शहदा हैं उनके बच्चों के पास जाएं, आज उनसे मिलें। आज के वो लोग हीरो हैं, और उन लोगों के खून की कुर्बानी की वजह से हम आज खुशबाश हंसते बसते पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। मेरा ये मैसेज है कि सब लोग ज़रूर जाएं, उनके साथ मिलें, उनकी खुशियों में खुशियाँ शेयर करें। एक्चुअली शहीद की जो फैमिली होती है वो गमज़दा नहीं होती, वो बड़ी खुशकिस्मत फैमिली होती है, और उन खुशकिस्मत लोगों से आज ज़रूर मिलें। और यही हमारा पैगाम भी है कि उन शहदा को याद रखें, क्योंकि जैसा कि मकसूद साहब ने भी कहा, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम निकाला, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने कौम को दिखाएं कि हमारे जवान, हमारे अफसरान किस तरह सरहद पे खड़े होते हैं, और ज़ख्म खा के भी ना वो जो मुस्कुराए उसे हम जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं। फैसल भाई, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज इस अजीम दिन पर आपने मुझे दावत दी। मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जब हम बात करेंगे दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की, तो एक जोश और वलवला उभरता है, लेकिन उसको उभारे रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से 47 में काफ़िले का काफ़िला आग का दरिया पार करके आया और आज़ादी हासिल की। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह उस आज़ादी को हमारी कौम ने और हमारी अस्करी क़यादत ने मिलकर अब तक महफूज बना के रखा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दुश्मन हर वक्त 24 घंटे आप पे नज़र रखे हुए है, लेकिन उसको ये बताने की ज़रूरत है कि हम आपकी जो मैली नज़र है ना, उसको खाक में मिलाने के लिए हर घड़ी तैयार और कामरान है। अभी एक ब्रेक लेंगे और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक जनाब। 6 सितंबर का दिन यौम दिफा, और जब हम इस दिन की बात करते हैं, जब ये दिन आता है ना, हमें हमारे शहदा की कुर्बानियाँ याद आती हैं, हमें वो मुश्किलात याद आती हैं जिनको झेलते हुए इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हमारे जो शहदा हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि जान जा रही है, वो कहते हैं जान जाती थी तो जान जाए, वतन की मट्टी को महफूज रखना है। और फैसल, जैसे कि हम बात करते हैं ना, वो मकाम जहाँ पर दुश्मन को शिकस्त हुई, जब उस मकाम का जिक्र होता है, जब वो नाश्ते का लफ्ज़ आता है ना, तो आप यकीन करें दिल से खुशी होती है। और आज के दिन वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि भाई कितने जोश जज्बे, ओवर कॉन्फिडेंट में दुश्मन आया और मुंह की खा के गया। तो जैसे कि आपने बात की ही शोहदा की, 1965 6 सितंबर, इस दिन एक ऐसा मार्कतुल आरा जो है वो इवेंट रोनुमा हुआ कि जिसने रहती दुनिया तक जो फ़ौजी तारीख़ थी ना, उसमें अपने नक्श छोड़ दिए। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि शहीद हमेशा ये चाहता है कि जो ज़ख़म आए वो उसके सीने पर आए, वो गोली का ज़ख़म हो तो उसके सीने पे आए। लेकिन ये वो शख्स था कि छोटी गोली की इसके आगे कोई औकात नहीं थी। टैंक का गोला लगा तो ये शख्स शहीद हुआ, लेकिन शहीद होते होते भी वो ये कह गया कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, तुझे रहना है क़यामत तक के लिए। हम बात कर रहे हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की। तो हमारी नुमाइंदा शाहीन मशाल आपको उनकी यादगार की जानिब ले जाएंगी और ऐसे दीगर शोहदा की भी यादगारें आपको दिखाएंगी कि जिनको देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। 6 सितंबर एक दिन नहीं, एक लम्हा जो पूरी कौम को एक मरकज पे ले आया। जिसके हाथ में कलम था वो सरहद पे लड़ते बेटों की दास्ताने शुजात लिखने लगा। जिसकी आवाज में जादू था वो आवाज का जादू जगाने लगा। अर्ज़े पाकिस्तान पर अमन कायम करने के लिए जाने कैसे कैसे कड़ियल वतन की एक आवाज पर निसार हुए। बरकी के महाज पर उन्हीं जवानों में से एक गैरत और ईमान की भट्टी में कुंदन बने मेजर अजीज भट्टी, जिन्हें दुनिया मुहाफ़िज़े लाहौर के नाम से जानती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग के खूबसूरत जजीरे पर पैदा हुए। जजीरे पे एक बार इन्हें चीनी नजूमी ने देखा तो बेइख्तियार पेश गोई कर दी कि बच्चा बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, जब इस दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी शोहरत हर जुबान पे होगी। वक्त का पहिया घूमा 6 सितंबर के तारीखी दिन को, जब मकारो अय्यार बुज़दिल दुश्मन ने फजर से पहले चोरी छुपे लाहौर पर हमला कर दिया। मेजर अजीज भट्टी एक कंपनी की कमान कर रहे थे। कंपनी की 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। मेजर अजीज भट्टी ने भी आगे बढ़ने का फैसला किया और साथियों के संग लड़ाई जारी रखी। ये नहर ऊंची है तो वहाँ से वो कंडक्ट कर रहे थे अपनी पूरी डिफेंस, और वहाँ से ये फायरिंग भी करा रहे थे। एज ए ऑब्जर्वेशन पोस्ट था ये, और आर्टिलरी की फायरिंग दूर से करा रहे थे, जिसकी वजह से उनको बार बार ऊपर जाना पड़ता था और बाइनोकुलर से देखे, उसकी कंपस से उसका पोजीशंस देखे फिर देते थे। और वो वहाँ वो 3 टैंक्स आ रहे थे जो कि साथ थे उनके ब्रिगेड के, और वो बहुत नुकसान पहुँचाने का उनके पास पोटेंशियल था। उनमें से 2 उन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिए। 9 और 10 की दरमियानी शब को दुश्मन ने इस सेक्टर पर फिर से हमले किए और पूरी बटालियन झोंक। हमला इस कदर शदीद था कि मेजर को नहर के इसी किनारे से वापस आने का हुक्म मिला, लेकिन जब वो BRB की इस नहर के करीब पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर भी कब्जा कर चुका था। मेजर अजीज भट्टी ने नारा तकबीर बुलंद करते हुए जवानों को भरपूर हमला करने का हुक्म दिया। इनकी क़यादत में पाक फौज के जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी और दुश्मन को निकाल बाहर किया। दुश्मन फौज इस मुहाज पर 150 जवानों की मुख्तसर नफरी से शिकस्त के बाद जानलेवा एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी। इस सारे मुहाज पर दुश्मन का भारी नुकसान हो चुका था। 12 सितंबर की सुबह एक बार फिर से दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। गोले इंतहाई करीब से मेजर अजीज भट्टी के दाएं और बाएं गिर रहे थे। इतने करीब से गिर रहे थे कि सूबेदार ने कहा, मेजर साहब आप मोर्चे में आ जाइए, आप बराह रास्त दुश्मन की फायरिंग रेंज में हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर वतन की खातिर जान कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी, और अपनी निगरानी में दुश्मन के टैंक तबाह करवाते रहे। सुबह 9:30 बजे के वक्त दुश्मन के तोपची ने टैंक का रुख इनकी जानिब किया और टैंक का एक जलता हुआ फौलादी गोला इनके सीने से टकराया। वतन का मुहाफिज जामे शहादत
नोश कर चुका था। अमन की राह का सफर इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार था। इस कब्रिस्तान में ऐसे शोहदा दफन हैं जिनकी तादाद 106 है और इन्होंने एक ही दिन में जामे शहादत नोश किया। ये एक ही यूनिट के तमाम अफराद थे जिन्होंने अपने लहू से अमन की कीमत अदा की। 16 पंजाब रेजिमेंट यूनिट जो 1780 में बनाई गई, जिन्हें गाजियाने डोगराई भी कहा जाता है। इस यूनिट ने जंगे अजीम अव्वल और दोम में भी हिस्सा लिया था। इनका असल टास्क डोगराई गांव की हिफाजत करना और दुश्मन को लाहौर दाखिल होने से रोकना था। इस मुख्तसर यूनिट ने दुश्मन के 17 हमलों को रोका। पाकिस्तान आर्मी की किसी यूनिट के कलेक्टिवली एक ऑपरेशन के इतने शोहदा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की सिंगुलर यूनिट है जिसने जंग आज़ादी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लड़ी थी। ये 2-250 साल पुरानी यूनिट है और इसमें कहीं पर भी, जिसमें मैं कमांडिंग का डिवीजन इन नॉर्थ वजिस्तान और मेरे पास ये यूनिट थी और ये वो यूनिट थी जिसको मैं कहता था कि जिन यूनिट है। इसको वो ऑपरेशन देता था जो सबसे डिफिकल्ट होता था और ये वो ऑपरेशन करके मुझे देती थी। इस झंडे के ये जो 3 रंग हैं, ये 16 पंजाब रेजिमेंट यूनिट की निशानदही करते हैं, उनकी पहचान है, जिन्हें पहले 40 पठान के नाम से पहचाना जाता था और जब उन्होंने दुश्मन को मार भगाया था यहाँ से और तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें सेवियर ऑफ लाहौर का एजाज़ दिया था। एक तरफ जहां अमन मुआहदा हो रहा था तो दूसरी तरफ दुश्मन हमले कर रहा था और आखिरी हमले को रोका जा रहा था। उसी यूनिट के एक गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दुश्मन के हमलों को रोकना कितना मुश्किल था, जज्बा कैसा था। 16 पंजाब के ऑफिसर्स और जवान जज्बे से भरपूर सरशार थे और वो अपनी जिंदगियां लुटाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो दुश्मन को अपने मेन दिफा के साथ जो कि BRB पे था उसके साथ उसको कांटेक्ट नहीं होने देना चाहते थे। सर, डोगराई के मुकाम पर ऐसा क्या था कि वो लोग उधर ही कब्जा करना चाहते थे और हम वही मकाम उनको देना नहीं चाहते थे? डोगराई का जो सेलियंट है वो BRB के सड़क के दोनों किनारों पे है और जब तक 16 पंजाब का ये टम्बलिंग ब्लॉक को नहीं हटाते उस वक्त तक वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो इसलिए 16 पंजाब के दिफा को हटाना, इसको सरमाउंट करना was their compulsion and they employed 2 brigades of 15 division to reduce this salient but they couldn't. इस यूनिट ने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों को रोका भी और उन्हें लाहौर में दाखिल भी न होने दिया। जैसे कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, इसी तरह पाक फौज के जवान दुश्मन के इलाके में बिना किसी खौफ के 1965 की जंग में घुस जाया करते थे। ये कसूर का वो मुकाम है जहां सबसे ज्यादा पाक आर्मी को फतुहात नसीब हुई। 6 किलोमीटर से जायद का ये इलाका था जो दुश्मनों का था और पाक फौज उधर तक पहुंच चुकी थी, कब्जा कर लिया था। दुश्मन के इलाके खेमकरन पर कब्जा करने के लिए मेजर दोस्त मोहम्मद को हुक्म मिला। टैंकों की फौज रवाना हो गई और इस मार्के को दुनिया की टैंकों की एक बड़ी जंग करार दिया जाता है। दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए टैंक गुजारने के लिए आर्जी पुल बनाए गए। कयादत मेजर दोस्त मोहम्मद कर रहे थे। इनका टैंक पुल से गुजरते हुए रूही नाले में उलट गया और वो जामे शहादत नोश कर गए। नीचे फंग। मेजर दोस्त मोहम्मद की ये जाए शहादत है जहां पर आज पाक आर्मी की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए, सलामी भी पेश की गई। उनके पोते भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं। 6 सितंबर के ऊपर जब जंग का आगाज़ हो चुका था तो मेजर दोस्त मोहम्मद उतरा जो कि स्क्वाड्रन कमांडर थे और टैंक क्रॉस कराते हुए रूही नाला के ऊपर से टैंक टॉपल हो गया था। यहाँ पे डूबना या गिरना उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक प्लान मनूवर था। इसके अंदर हादसात हो जाते हैं क्योंकि ब्रिज छोटा होता है और टैंक को मनूवर करना आसान नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली उनका टैंक
टर्न करते हुए टॉपल हो गया था और नहर में गिर चुका था। 17 रोज तक जारी रहने वाली जंग की गर्द बैठी तो दुश्मन के सैकड़ों टैंक और दर्जनों जंगी जहाज तबाह हो चुके थे। 5000 से ज्यादा फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके थे। उनका गरूर धूल चाट रहा था और यूं दुश्मन का लाहौर में नाश्ता करने और जिम खाना में जाम से जाम टकराने का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। कसूर से लेकर अखनूर तक, वाघा से जामनगर तक और BRB से दवारका तक हर तरफ पाक फौज की सरखुरी के परचम लहरा रहे थे। इस मिट्टी का एक एक जर्रा शोहदा के एक एक खून के कतरे का मकरूज है। इन फिजाओं में आज भी उनके मुकद्दस लहू की खुशबू रची है। सलाम है उन माओं पर जिनकी गोद में ऐसे शोहदा और गाजी परवरिश पाते हैं। सलाम है उस बाप को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को मिट्टी की आगोश में सुलाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये शोहदा हमारे फख्र भी हैं, हमारे अमीन भी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। यही वो आज़म, यही वो जज्बा हमारे जवानों में है जो बॉर्डर पर खड़े हैं, सीना सपर डट कर दुश्मन की आँख में आँख डाले। उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। ऐसे ही एक बहादुर सपूत के जिन्होंने दुश्मन की आँख में आँख डालकर आखिरी दम तक दीवाना वार लड़ाई की, और वो दीवानगी थी इस मुल्क पर मर मिटने की। हम मौजूद हैं मेजर अदील शहीद के घर पे और उनके वालिद और उनके बड़े भाई हमारे हमरा हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, नबीला अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक तो गुफ्तगू करने के लिए। मैं और महक जब भी हम इस तरह के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, हमारी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू होती है। यकीन मानिए कि जब भी शोहदा की जो फैमिली है उनसे हम बात करते हैं तो हमारे अल्फाज में भी वो अदब झलकता है, हमारे दिलों में भी वो अदब उसी तरह होता है। तो गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ही हम आपको सबसे पहले तो सैल्यूट पेश करते हैं। अंकल बताइएगा कि 119 PMA लॉन्ग कोर्स, और जिस वक्त उनकी इंडक्शन हुई उस दिन से लेके जिस दिन खबर आई उस दिन तक कैसा बेटा पाया आपने अदील को? किस तरह के उनकी शख्सियत थी, और क्या बचपन से ही उन्हें शौक़ था या फिर बाद में ये चीज़ डेवलप हुई? शुरू करते हैं बचपन से। जी। जब वो बहुत छोटा था उस वक्त से ही वो उसका वाहिद खेल था शहादत शहादत, और वो ऐसे करता था कि कारपेट पे उसने गद्दा बिछा लिया और अपनी बहन से जो साइंटिस्ट भी हैं इस वक्त और इंजीनियर भी हैं उनसे कहता था कि बाजी मुझे है ना कुशन मारना। ठीक है। तो और ये सोचना कि ये है ना बम है, तो वो कुशन मारती थी। वो गद्दा इसलिए बिछाया जाता था कि गिरूं तो चोट ना लगे, तो उस पर गिरते थे। इंस्ट्रक्शंस उसने पहले से दी हुई होती थी कि मेरे ऊपर पहले वाइट चादर पहनाना, फिर मुझे रैप कर देना झंडे में। झंडा घर पे होता था पूरे साल ही। तो ये इतना सा होता और उस एज से लेकर फर्स्ट ईयर का बच्चा जवान होता है, फर्स्ट ईयर तक उसका गेम यही था। जब टाइम मिलता था ऐसे ही करना, उसका गेम यही था। बाकी पढ़ाई में बहुत तेज था माशाल्लाह, और लॉन्ग टेनिस खेलता था। फिशिंग का बेइंतहा शौक था, क्योंकि मैं जाता था तो वो मेरे साथ जाता था। उसमें हमारा किरदार ये होता था कि जब वो कोई फिश पकड़ लेते थे तो उसका कांटा निकालना, क्यों वो मुश्किल काम होता है और हाथ गंदे होते हैं। अच्छा। तो पापा ये आप कीजिएगा, तो वो कांटे में निकाल रहा होता था। खाने का बहुत शौकीन था। स्कूलिंग उसकी बहुत अच्छी थी, कभी भी नेवर उसकी कोई शिकायत आई हो स्कूल से। हाजिर दिमाग बहुत था, यानी आप कोई सवाल करें तो वो एक्सटेम्पोर ऐसा जवाब देता था कि लाजवाब का लॉजिकल। तो इसमें वो पूरे ख़ानदान में भी मशहूर था, दोस्तों में भी मशहूर था।
ले लिया होगा। इसने तय तो किया हुआ था फौज में जाना है बचपन से ना, जैसे आप आदतें बता रहे हैं। जी जी, बड़े होकर भी वो और पुख्ता होता गया ना जी। उसकी सलाम अलैक भी जिन लोगों से थी, वो बच्चे भी बड़े जो सीरियस किस्म के बच्चे होते हैं उनको वो लाइक करता था। तो जब वो लेटर आ गया तो माँ से मिले, गले, वालदा उनकी बीमार थी, उनके साथ लेट जाता था, बाजू पे सर रख कर, ये नहीं देखता था कि वर्दी है या नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या खुजर बुजर माँ के कान में करता रहता था और दोनों गपशप मारते रहते थे। टू 2007 में उसने पीएमए ज्वाइन किया, कमीशन हासिल किया। कमीशन हासिल किया 2009 में। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पोस्टिंग रही उसकी। शुरू के वो 5 साल सरगोदा में पोस्टेड था, वहाँ पर भी वो एडजुटेंट रहा, बैटरी कमांडर रहा, मतलब बड़ी की सेंसिटिव पोस्ट है। उसका रीज़न यही था कि वो भरपूर अंदाज में वो यानी अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देता था। मुझे फ़ख्र है कि उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान दी। मुझसे कहता था कि आप ज़ख्म सिर्फ सीने पे देखे, मेरी पीठ में निशान नहीं हुआ। बहुत सारे उसके मैसेजेस हैं जो मैंने मोबाइल बंद किया हुआ है, उसमें वो यही कहता था। यकीनन ऐसी औलाद जो है वो काबिल फ़ख्र होती है, काबिल फ़ख्र होती है। एक सिर्फ ऐसी औलाद ही जो जिसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, उनके माँ बाप का सर कितना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जो वो औलाद जिसने मुल्क का नाम रोशन किया। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ बड़ी अहम है, किसी भी मुल्क का फ़ौजी हो वो यही चाहता है कि फ्रंट पे हो। उनके भाई भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, बाप की तो बेटे से होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाप से वो बात नहीं कर पाते जो हम भाई से कर देते हैं। तो आप बताएं कि अब किस तरह का ताल्लुक़ था, कैसे भाई थे वो? हम लोग 2 ही भाई हैं और मेरे इसके दरमियान तक में 6 साल का गैप था, मगर ये कि बहुत अच्छे दोस्त थे, राजदान थे, होटलिंग करना, शुगल मस्ती साथ करना, आउटिंग हो गई, बहुत सारी बातें आपस में जो अच्छा। इसके अलावा अदील की पर्सनैलिटी में एक बात थी कि वो हमारे घर का जज था। अम्मा हमारी पूरा साल इंतज़ार करती थी कि अदील आएगा, पूरे साल के केसेस जो वो टाइट करता था सबको, उसकी कुछ पर्सनैलिटी भी कुछ टाइप की थी, रौबदार। जी हाँ, ज़ुनैरा ने ये करा, उमैरा ने ये करा, इसको इस तरीके से बोलो, ठीक है, अब्बा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आते हैं, रात को देर से आ रहे हैं, इनकी सेहत डिस्टर्ब हो रही है, वो सबको कंट्रोल कर लेता था। सेम सिचुएशन इधर थी। मुझे मालूम था कि नहीं यार, अदील से मैं कोई मशवरा करूँगा, फैमिली मैटर्स हैं, पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई भी बात है, आइडियाज़ ऐसे देता था कि जो इम्प्लीमेंट होना तो वो 100% उसका रिजल्ट आता था। बाकी जहाँ तक उसकी शख्सियत की बात है तो 20 सितंबर से पहले तो मेरा भाई था, 20 सितंबर के बाद तो वो कौम का बेटा, कौम का भाई। 6 सितंबर के हवाले से ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, तो इसकी शख्सियत के हवाले से मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। हमारे माशरे में एक बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा अलमिया है। शादी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, आप भी बहन बेटियों वाले हैं। कुंवारी लड़की से भी कोई शादी करने को तैयार नहीं है, उस पर भी डिमांड होती है, इससे छोटी उम्र की हो, जहेज ज़्यादा हो। अच्छा यार, वो वाली फैमिली अम्मी, वो मुझे अमेरिका सेटल करवा देगी, उसका भाई कर्नल है, उसका भाई CSP ऑफिसर है, ठीक है, नहीं अम्मी वो ये 24 साल की है, वो 19 साल की है, मैं उससे शादी करूँगा। 27 ईयर्स ओल्ड, कैप्टन था और शाइनिंग ऑफिसर था, ठीक है।
उसने अम्मी से बोला कि अम्मी मैं किसी शहीद की बेवा से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, अम्मी ने पूछा कि बेटा आपकी शादी करना चाह रहे हैं हम लोग, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम बताओ वरना फिर हम कोई ढूंढें। तो अदील ने ये शर्त रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो बेवाएँ होती हैं वो बहुत यंग एज में बेवा हो जाती हैं, फिर पूरी ज़िंदगी वो सर्वाइव करती हैं। तो ज़रबे अदब के थे कैप्टन मुजाहिद बशीर जी, उनकी बेवा से इन्होंने शादी करी। ये वो किरदार है जो कि पूरी दुनिया में ये जाना चाहिए कि आजकल के दौर में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं। ऐसे नौजवान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी में ऐसे सैम्पल्स हैं जिनको देखकर हम लोग सबको, पूरी कौम को रश करना चाहिए। जहाँ तक कुर्बानी की बात है तो शहादत सिर्फ कुर्बानी नहीं है। जब ये कमीशन से हासिल किया 161 में सरगोदा में पोस्टेड हुआ, तो बीच में ये 6 मंथ्स के लिए सियाचिन पोस्टेड हुआ था। मेरी बड़ी बहन की शादी तो मैं रखी, ये स्कर्दू में था, इसको छुट्टी नहीं मिली थी। हमारे घर का पहला प्रोग्राम था, भाई शरीक नहीं हुआ। पता नहीं कितने भाई होंगे जो अपनी बहनों की शादियों में शरीक नहीं हुए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत पहले नंबर पर। जी हाँ। और उसके बाद बोल दिया था पापा को कि पापा आप मेरी फिक्र ना करें, आप समझें कि मैं नहीं हूँ। आपने जब मुझे पाकिस्तान आर्मी में भेजा था तो मैं पाक फौज का हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फैमिली है। तो ये तो उसकी शख्सियत है जिस पर हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। जब वो कहा करते थे आपको कि दुआ करें कि शहादत हो, और जब भी इस तरह की चीज़, तो एक फ़ौजी के बाप के तौर पे तो आपको फ़ख्र महसूस होता होगा, लेकिन एक उस बाप के तौर पे कि जिसने पाला पोसा तालीम दिलाई, वो आपकी कहानी उंगली जो है पकड़ के, कभी बाग की सैर, कभी पापा यहाँ, कभी वो ख्वाहिशात, उस वक्त आपके क्या एहसासात होते थे जब आपसे ये कहता था? आप एक वक्त तो आप शायद आपके दिल में आता होगा कि हाँ बेटा मेरी दुआ है, लेकिन दूसरे ही पल शायद ये ख्याल होता था मेरा बेटा मुझसे जुदा ना। नहीं, ईमानदारी की बात ये है कि मैंने कभी दुआ नहीं की, यानी बीइंग ए फादर, कि शहीद हो जाए। लेकिन वो मुझसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता था, बड़ा ओबीडियंट बच्चा था ही तू। मसलन वो आए 7 दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए आए या 15 दिन के लिए आए, तो वो रात को मैं कभी भी पाँव नहीं दबाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट फिट। वो रात को 1 घंटा पाँव दबाता था, मना करता था, झिड़क देता था। और उसकी एक यादगार बात ये है, ये भी यही करते हैं। लास्ट टाइम जब उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया, वो तोहफ़ा मैं भूल नहीं सकता। वो गए एक मसाजर मशीन ख़रीद लाए जो पाँव दबाती, पिंडियाँ भी दबाती है, थाइज भी दबाती है। तो मुझे क्लिफ्टन से फ़ोन किया, क्लिफ्टन से ख़रीदा था उसने। तो कहना पापा आज मैं एक ऐसा तोहफ़ा दे रहा हूँ कि आप मुझे याद रखें। अच्छा, वो मैंने कहा भाई कोई महंगी चीज़ नहीं ख़रीद लेना। तो कहना नहीं आप बेफिक्र रहें। तो कोई 70-80 हज़ार रुपये की मशीन थी, वो उसने ख़रीदी। और जब यहाँ लाया तो बड़ी खामोशी से वो इन कॉर्नर वाले कमरे में चला गया कि उसकी पैकिंग वैकिंग खोल ले, उसको फिट कर ले, फिर मुझे बुलाए। खैर मैं गया वहाँ, तो जब बुलाया गया तो मैंने हाँ बेटे क्या लाए? कहना ये आपके लिए बेटा आ गया। अच्छा। मैंने कहा क्या है भाई? कहना ये मेरे बाद, अब उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसकी शहादत का। कहना जब मैं नहीं होऊंगा तो मैं तो यही समझ रहा हूँ ना कि ये जब काम पे वापस जाएंगे। हाँ, तो कहना ये आपके पाँव दबाया करेगी और बड़े मज़ेदार दबाएगी, और इसको झिड़क भी नहीं सकते आप। पाँव रखे, मैंने दोनों पाँव डाले अंदर। उन्होंने फिर मुझे उसके 5-6 बटन है वो समझाए। दिल नहीं चाहता उस मशीन में पाँव डालना। मैं बार बार एक चीज़ सोच रही हूँ कि जब भी कोई बेटा इस तरह की तरबियत पाता है कि एक दिन बाप या घर वाले बैठ के कह रहे होते हैं हमें हमारे भाई पे, हमें हमारे बेटे पे बहुत फ़ख्र है,
तो वो जो फ़ख्र होता है ना, उस फ़ख्र के पीछे बहुत कुर्बानियाँ छुपी होती हैं, उस फ़ख्र के पीछे बहुत सारी तल्ख़ और बहुत सारी ऐसी अच्छी यादें छुपी हुई होती हैं, इनको आप जब जब याद करते हैं ना, आंखों से आंसू जारी होते हैं। उनके वालिद साहब से हमने गुफ्तगू की, उनकी छोटी बहन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप छोटी बहन हैं मेजर अदील शहीद जी, सबसे छोटी। जो छोटी बहनें होती हैं ना, जैसे मैं अपने बड़े भाई की बहुत लाडली हूँ, तो छोटी बहनें वैसे बड़ी लाडली होती हैं और फरमाइशें भी करती हैं। भाई से कैसा ताल्लुक़ था? भाई दोस्त भी था, बाप भी था, सब कुछ था। और मतलब उसकी पर्सनैलिटी जस्ट लाइक ऐसी थी कि वो लगता ही नहीं था कि वो माशाल्लाह एक मेजर है और इतने बड़े रैंक पे है। वो उसकी मतलब पर्सनैलिटी आर्मी में बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी और घर पे टोटली डिफरेंट। यानी कि जब वो आता था तो बाकायदा लूडो के मैच हो रहे हैं और उसमें भाई साफ सी बातें चीटिंग बहुत करता था। यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं होता था कि मुझे लगे कि यार मैं किसी सीरियस बंदे के साथ बैठी हुई हूँ। चीटिंग भी हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो लिटरली वो कंप्लीट पैकेज ये था। पूरा एक भाई जो कि आपकी फरमाइशें भी पूरी कर रहा है लिटरली। बल्कि मैं जब मैं लास्ट टाइम अदील भाई के पास थी तो वो मुझे लेके जा रहा था पेशावर साइड पे, जब वो कहूटा पोस्टेड था। तो पेशावर हम जा रहे थे जस्ट लाइक मेरी क्योंकि शादी होने वाली थी, तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें मेन जगह पे लेके जा रहा हूँ, जो तुमने अपना डिनर सेट पसंद करना है तुम अपने हिसाब से ख़ुद वहाँ जाकर देखना। तो हम लोग ऑन द वे थे। अब रास्ते में एक रूट जा रहा था मरी की तरफ, तो मुझे कह रहा यार तुमने मरी देखा है ना? मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं देखा। यार तुमने मरी नहीं देखा? मैंने कहा नहीं। यार हद होती है। उसने वहीं से टर्न लिया है और वो मुझे मरी की तरफ ले गया। और भाई एक दिन में उसने मुझे पूरा मरी घुमा दिया, जो जो जगहें। यानी कि मैं आज बैठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार वो शायद वाकई मेरा लास्ट ट्रिप था दिल भाई के साथ। उसको पता था कि शायद मैं दोबारा नहीं आऊँगी, तो उसने मुझे एक दिन में ना वो सारी जगहें दिखा दी जो मैंने नहीं देखी। और फिर शादी की शॉपिंग भी करवाई। बस शादी की शॉपिंग, बल्कि इस टाइप की कि मैं कराची आ गई, वो वहीं पे पोस्टेड था। उसने वहाँ पे रहते हुए भाभी के साथ अपनी मर्जी से जो उसको सूट पसंद आ रहा है वो उसने सूट लिया, जो उसको मेरे लिए समझ में आ रहा है। मतलब इवन उसने ये भी नहीं पूछा कि यार तुम्हें ये पसंद आएगा नहीं आएगा। वो भाई पूरा जब वापस आया मेरी शादी के दिनों में तो इतना बड़ा अटैची था और कह रहा है खोलो सारा सामान तुम्हारा है। मैं भाई को देखने, मैंने कहा भाई ऑलरेडी मेरे पास माशाल्लाह इतना कुछ हो गया और तुमने इतना अच्छा। और मज़े की बात आप ये देखें कि उसको मेरी चॉइस का भी अंदाज़ा था। यानी कि जो मैं सूट निकाल रही थी ना, भाई ये तो बहुत अच्छा है, भाई ये चीज़ तो अच्छा, हाँ ये चीज़, इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी। यानी कि उसको जस्ट लाइक पता होता था कि मुझे क्या चाहिए या मेरी क्या डिमांड है या आगे मैं क्या डिमांड करने वाली हूँ। तो भाई के साथ इतना अच्छा रिलेशन, अब भाई की कौन सी ऐसी बात है जो याद आती? बहुत सारी बातें, बल्कि वो तो किसी टाइम पे भूलता ही नहीं। सबसे पहली उसकी जो पंक्चुअलिटी थी वो ये थी कि हमारे घर में बर्थडे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, 12 का 1 सेकंड ऊपर नहीं होता था उसकी कॉल आती थी। और सबसे ज़्यादा याद तब आया जब मेरी फर्स्ट बर्थडे उसकी शहादत के बाद आई। यानी कि जस्ट लाइक मैं अपना मोबाइल देखती रहा, उसकी कॉल नहीं आई। उस वक्त ऐसा था कि यकीन आज तक नहीं आता कि भाई नहीं है, लेकिन जब उसकी कॉल नहीं आती है, उससे रब्ता नहीं होता ना, तो इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल और बहुत शुक्रिया बहन आपका। और यकीनन कभी कभी प्रोग्राम करते हुए ऐसे लम्हात आते हैं जैसे हम पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इमोशंस के जो दरिया है उसमें ना बहें, हम अपने आप को कंट्रोल रखें। लेकिन कुछ अय्याम ऐसे होते हैं, कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें ये बारहा सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम जो शायद अपने घरों में बैठ के बहुत अल्लाह मियाँ से शिकवा करते हैं कि अल्लाह मियाँ आज ये हमारे पास सहूलत नहीं, आज ये नहीं है, वहीं पे कहीं दूर कई 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी सरहद पे बैठ के कि जहाँ पे शदीद गर्मी है, बारिश है, दुनिया के बुलंद तरीन जंगी मकाम पे जो हमारे बेटे शिकवा नहीं करते, उन दरियाओं के मुहाफ़िज़ हैं, उन समंदरों के, उन फ़िज़ाओं के, उन पहाड़ों के, उन लालाज़ारों के मुहाफ़िज़ हैं। हम आज टीम नयादिन की तरफ से उनको भी सलाम पेश करते हैं। अंकल आपको भी सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जैसा कि खुदाबंद ताला ने भी अपने बंदों से वादा किया है कि शहीद कभी मरा नहीं करते, तो यकीनन एक तो मेरी खुशनसीबी कि जहाँ पे अदील भाई बैठते थे आज मैं वहाँ बैठा हूँ,
और कहीं वो देख के हम सबको मुस्कुरा रहे होंगे, उन तमाम तर नौजवानों को देख के वो खुश हो रहे होंगे जो उनके एक भी ट्रेन करदा जो अगर नौजवान है वो राह रास्त पे लग गया तो समझे कि मिशन पूरा हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।